नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है मध्य प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा 2021। तो इसकी तैयारी कैसे करें, वो कौन कौन से रणनीति, हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अभी इसकी एग्ज़ाम डेट नहीं दी गई है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम हमको 3 से 3.5 महीने समय मिलेगा। तो इस समय में हम एक रणनीति के तहत अच्छे ढंग से इसकी तैयारी कर सकते हैं। और देखिए, हमने सिलेबस लिख रखा है पूरा। इसमें आपका लॉ का सिलेबस है, जिसमें आपके जो है 10 एक्ट हैं। इसी तरह से इसमें एक देखने में ये आया है कि समान ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान और अंग्रेजी ज्ञान, तो ये भी आपका जो है वो 40 नंबर का है। और हम थोड़ा बता दें कि पद वगैरह कितने हैं, तो ये हमने ऐड ले रखा है। तो फार्म तो जैसे 27 जनवरी 2022 तक पूरे भरे जा चुके हैं, तो फार्म भरने की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, मैंने एक वीडियो ज़रूर बनाया था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जो है वो जो CJ 2 की एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसमें जो है EWS का आरक्षण नहीं दिया गया है। इस संबंध में कोर्ट में याचिका लगी हुई है और हो सकता है कि इसमें इसी एग्ज़ाम में आपको जो है वो EWS का आरक्षण मिले, तो हमारे जनरल कैटेगरी के लोग उसको जो है वो आवेदन कर सकेंगे। चलिए हम चलते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस बताने के पहले हम थोड़ा सा बता दें कि एग्ज़ाम डेट इसमें लिखा हुआ है कि बाद में सूचित की जाएगी। तो 3 से 3.5 महीने का हमको समय मिल सकता है। और अब हम बात करते हैं पद की। तो कुल इसमें पदों की संख्या जो है वो 123 है। कम पद नहीं है, जनरली इतने ही पद आपके आते रहे, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा। और जो जनरल वर्ग के लिए है, जो जनरल कैटेगरी है, तो उनके लिए पदों की संख्या इसमें जो है 62 है। तो ठीक पद है, कोई बहुत कम पद नहीं है ये। इसी तरह से आपका अनुसूचित जाति SC के लिए पदों की संख्या 19 है। ST के लिए पदों की संख्या जो है आपकी 25 है। और यहाँ पे एक बात हम और बताना चाहेंगे कि ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो स्थायी रूप से विकलांग हैं, तो उनको अपने ही वर्ग में जो है वो 4% पद दिए जाएंगे। तो उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है ये। और ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, जैसा कि लिखा हुआ है साफ साफ। और पेपर जो है, एक पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का, और उसमें जो है आपके कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और एक क्वेश्चन आपका जो है वो 1 अंक का ही होगा। तो इस तरह से आपके अंक भी जो हैं, नंबर जो हैं वो 150 होंगे। और एक चीज़ हम और बता दें कि बहुत सारे बच्चे माइनस मार्किंग के चक्कर में क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। तो मध्य प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा में जो है माइनस मार्किंग लागू नहीं है। तो सभी क्वेश्चन करें, कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर ना आए, इससे बच्चों का नुकसान हो सकता है। चलिए हम चलते हैं पहले कि किस तरह से पढ़ें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। हम एक एक तरफ से किस तरह से पढ़ना है आपको, कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आप ले लें। ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि नई नई पुस्तकें लेते रहते हैं, तो उनके पास एक बहुत बड़ा पुस्तकों का समूह बन जाता है। तो हमको चयनित पुस्तकें पढ़ना है, हमको बहुत सारी पुस्तकें नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस समय हमारे पास ज़्यादा नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं पहले। तो पहले हमको क्या करना है, जो लॉ का सिलेबस है उसको हम बताते हैं। तो लॉ के सिलेबस में भी देखने में आया है कि कई ऐसे एक्ट हैं जिससे ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है। तो पहले हम क्या करें, उनको पढ़ें, और जो जिनमें क्वेश्चन कम आ रहे हैं उनको हम जो है वो बाद में पढ़ें। तो हमने ले रखा है पहला हमने लिखा है भारत का संविधान। तो इसके लिए बुक जो है, जो मैंने भी पढ़ी हुई है, इसकी बुक काफ़ी पढ़ी हुई है, वो आपकी जयराम उपाध्याय की बुक है। तो ये आपके जो है वो मेंस में भी काम आएगी, क्योंकि हमको मेंस के लिए कोई बुक चेंज नहीं करना है। यही बुकें जो हमने पढ़ते रहे हैं, तो हम उस बुक के माध्यम से जो है वो मेंस की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। और संविधान का बैरक ले लें। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखें कि जो भी हम बैरक लेते हैं, तो बैरक हमारा जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो सभी उसमें जो है वो शामिल होने चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से लिखा है कि वर्तमान संशोधित स्थिति के अनुसार जो है वो क्वेश्चन आपके बनेंगे। और तो हमने पुस्तक बता दी जयराम उपाध्याय, और आप इसका बैरक ले लें। इससे क्वेश्चनों की संख्या आपकी 10 है। और इसमें जो खास तौर से देखा गया है कि आपका जो संविधान का भाग 2, भाग 3, भाग 4, जो आपके मुख्य रूप से मूल अधिकार हैं, आपके मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व हैं,
तो इन से ही जो है वो करीब हमारे 5 से 6 क्वेश्चन जो है 6 क्वेश्चन करीब हमारे इन टॉपिकों से आ जाते हैं। तो पहले हम इनको अच्छी तरह तैयार कर लें, थोड़ा सा गहरे ढंग से पढ़ लें। और एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे, जैसे कि हमको जो बच्चे नए एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं यही परामर्श देना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे जुडिशियल के एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बुकें हैं, विधि शब्दकोश के नाम से भी एक मार्केट में बुक अवेलेबल है, जिसमें आपके जो है वो सॉल्व पेपर विभिन्न जुडिशरी एग्जामों के जो स्टेट है, मध्य प्रदेश हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, बिहार है आपका, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, जो भी हिंदी भाषी स्टेट हैं, तो उनके एग्जामों में हुए सभी क्वेश्चनों को जो है वो एक संग्रह के रूप में विधि शब्दकोश के रूप में मिलता है आपको, विधि के क्वेश्चन कोश के रूप में। तो उसको आप ले लें, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आपके करीब 25% क्वेश्चन जो है आपके उन्हीं एग्जामों उन्हीं क्वेश्चनों से जो है वो आपके रिवीजन हो जाएंगे। वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, जिनको आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक दो बार अगर आपने पढ़ा है तो आप बराबर जो है उसका आंसर दे सकेंगे। अब हम दूसरी बात करते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता। तो CPC के बारे में कहते हैं कि बहुत कठिन है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है इसमें कि मेरा तो मानना ये है कि CPC की जो लैंग्वेज है, अगर हम अन्य एक्टों की लैंग्वेज देखें तो बहुत मौलिक लैंग्वेज में लिखा गया है CPC। ये ज़रूर है कि उसमें आदेश और नियम है, तो जिससे हम जो है वो उलझने लगते हैं। तो इसके लिए आप बैरक तो लेना ही आपको, और लेटेस्ट बैरक लेना है, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो उसमें शामिल होने चाहिए। और इसमें एक जो मैं पुस्तक पढ़ता रहा हूँ, काफ़ी पढ़ता रहा हूँ, वो है आपकी बसंती लाल बाबेल। तो बसंती लाल बाबेल की इस पुस्तक की खासियत ये है कि इस पुस्तक में जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो CPC को दिया गया है। जैसे कि हम ज़्यादातर पुस्तकों में देखते हैं कि एक्ट बाय एक्ट उसकी व्याख्या करते हुए पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन बसंती लाल बाबेल द्वारा जो है पुस्तक जो है वो लिखी गई है, तो उसमें टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे वाद पत्र, लिखित कथन, इस तरह से टॉपिक बनाए गए हैं। और उसी टॉपिक से जो भी आपके आदेश और आर्डर संबंधित है, उसी टॉपिक में डाल करके उसको समझाया गया है। तो उसको आप ले लें। और क्वेश्चनों की संख्या इसमें कितनी है आपकी? 15 क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आपका तीसरा हम देखते हैं तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो महत्वपूर्ण एक्ट है ये, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करें कि अवतार सिंह एक अच्छी पुस्तक है, अवतार सिंह की, जो हमारे मेंस में भी काम आएगी, क्योंकि हमको केवल प्री निकालने से तो हमारा सिलेक्शन होगा नहीं, हमको जो है वो मेंस भी निकालना होगा। तो अवतार सिंह की, और इसका हम जो है बैरक ले लें। इससे क्वेश्चनों की संख्या आपकी कितनी आएगी? 15 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह से कुछ हमारे CPC में कुछ वीडियो हमारे पड़े हुए हैं, तो उनको भी आप देख लें CPC के बारे में। और ज़्यादातर हम इन परिभाषाओं में जो कुछ सेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जनरली हम घबराने लगते हैं कि बहुत सारे सेक्शन हैं, हम कैसे तैयार करें, एग्जाम में तो सेक्शन पूछ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल। सेक्शन केवल वही सेक्शन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम एक दो बार उनको पढ़ेंगे तो हमको खुद एहसास होने लगता है कि कौन से सेक्शन जो है इंपॉर्टेंट हैं और कौन से इंपॉर्टेंट नहीं हैं। चलिए हम चलते हैं अगला। तो अगला हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता। बहुत मज़ेदार एक्ट है, क्राइम के प्रति एक लोगों में लगाव पाया जाता है, तो उसी कारण से काफ़ी रोचक एक्ट है आपका। तो इसकी किताब जो है देख लें कि सूर्य नारायण मिश्रा, इसकी अच्छी बुक है। कुछ कमियां हैं तभी इसमें, लेकिन बुक ठीक ठाक है ये, तो इसको पढ़ करके आप दे सकते हैं। इसमें आपको जो है वो बैर एक्ट भी ले लें। बैर एक्ट तो हर में मस्ट है, क्योंकि ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश सिविल जज के क्वेश्चन ज़्यादातर जो है वो बैर एक्ट पर आधारित होते हैं। लेकिन बैर एक्ट को समझाने के काम जो है पुस्तकें करती हैं। तो यदि हम बैर एक्ट पढ़ते हैं तो हम बातें उतनी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर उसी बैर एक्ट की हम पुस्तकें पढ़ लें तो हमको जो है वो बात जो फैक्ट उसमें बताए गए हैं वो हमको आराम से समझ में आ जाते हैं। और इससे भी आपके प्रश्नों की संख्या जो है वो 15 है, तो अधिकतम प्रश्न है ये। उस तरह देख लें हम 15, 30, 45 और 45, 10, 55। तो इस तरह से आपके काफ़ी पेपर कवर हो रहा है इस तरह से। तो पहले हम जो अधिक क्वेश्चन इससे आ रहे हैं उसको हम देखें। फिर हमारा है आपका दंड प्रक्रिया संहिता। तो दंड प्रक्रिया संहिता, तो ये IPC को ही क्रियान्वित करने के लिए इसमें व्यवहारिक विधि है। इसमें कुछ स्पेशल रूप से कुछ खंड है, जमानत है आपका, कुछ परिभाषा खंड है, उससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मेन चीज़ें जो है वो आप उसको देख लें और अपना एक शॉर्ट जो है वो नोट्स बनाते चले जाएँ। उसमें जो मेन सेक्शन है वो आप देख लें। मेन जो है उसमें कोई पावर है, जैसे कि सिविल जज की क्या पावर है, ADG की क्या पावर है, हाई कोर्ट की क्या पावर है, तो इससे भी आपके जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसमें भी आपके जो है वो CPC में आपके जो है CRPC में 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। फिर हम चलते हैं भारतीय संविदा अधिनियम। तो भारतीय संविदा अधिनियम हमको पूरा पढ़ना है
केवल 72 धारा तक हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि 72 धारा के बाद भी जो है वो करीब 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। यद्यपि हम देख रहे हैं कि संविधान नियम से मात्र जो है वो 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसमें ये देखा गया है कि जो अनुच्छेद धारा आपका 75 तक है, जो फंड आ है आपका इसका आपका ये संविधान नियम का, तो ज़्यादातर करीब 6 क्वेश्चन ये देखा गया है कि करीब 6 क्वेश्चन जो आपके सेक्शन 75 के अंदर ही आते हैं, वो भी बिल्कुल सिलेक्टेड ढंग से आते हैं आपके। अगर हम थोड़ा सा भी उसको गहनता से पढ़ लें तो कोई भी क्वेश्चन हमारा गलत होने की संभावना नहीं रहती है। कुछ हमको वो आपके लीडिंग केस भी हमको दिमाग में रखना है, कुछ लीडिंग केस भी पूछे जाते हैं। और लीडिंग केस खास तौर से हमारा जो मेंस एग्जाम हम देंगे आगे चल करके प्री निकाल करके, तो उसमें बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि उसमें हमको लीडिंग केस देने से हमको जो है वो नंबर हर क्वेश्चन में हम कुछ ना कुछ नंबर हमारे बढ़ जाते हैं। इससे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं आपका। फिर हम लेते हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम टीपी एक्ट। तो थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है कहते हैं, लेकिन मैं तो नहीं मानता, मुझे तो बहुत आनंद आता है इसमें, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से जो संपत्ति का अंतरण करने के जो विभिन्न माध्यम हैं, जैसे कि आपका दान हो गया, बंधक हो गया आपका, तो बहुत सारे भार हो गया आपका, विक्रय हो गया, तो एक चैप्टर बाई चैप्टर है। और कुछ इसमें जो है इसमें कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, तो उन सिद्धांतों को हम समझ लें, और संपत्ति अंतरण करने के जो विभिन्न माध्यम हैं उनको हम बेसिक रूप से समझ लें, तो हम इसकी तैयारी आराम से कर सकते हैं। और इसके लिए हमने पुस्तक जो बताई थी, तो एक त्रिपाठी सर हैं, तो उनकी पुस्तक इसमें इंपॉर्टेंट है। आप भी अपने आप देख सकते हैं, जो पुस्तक आपको ठीक लग रही है उसको आप ले सकते हैं। और इससे क्वेश्चनों की संख्या आपकी जो कितनी आ रहे हैं, 7 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम अगला लेते हैं निर्दिष्ट अंतोष अधिनियम। तो ये थोड़ा सा बच्चों को क्या है बोरिंग लगता है, लेकिन ये देखने में आया है कि पूरा एक्ट पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ लें तो हमसे जो क्वेश्चन हम हल कर सकते हैं। तो इसके लिए बैरेक्ट ही काफ़ी है। और इससे क्वेश्चनों की संख्या कितनी आ रही है आपकी, 6 आ रही है। फिर हम अगला एक देखते हैं परसीमा अधिनियम। तो परसीमा अधिनियम में खासतौर से कुछ मामलों में परसीमा क्या है वो हमको मालूम होना चाहिए, और परसीमा में जो है वो किन मामलों में जो है वो छूट दी जा सकती है, तो हमको वो मालूम होना चाहिए। तो इसको हम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए बैरेक्ट आपका पर्याप्त है परसीमा अधिनियम के लिए। और क्वेश्चनों की संख्या इसमें जो है आपकी कितनी है, मात्र 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह से हम आपका मध्य प्रदेश भूरा संहिता की बात करें, तो मध्य प्रदेश भूरा संहिता अगर आप बैरेक्ट ले लेते हैं तो बैरेक्ट से आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें जो राजस्व अधिकारी हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं आपके, भूमि स्वामी इससे क्वेश्चन आते हैं आपके, पट्टा है, बंधक है, तो इनसे आपके क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें आते हैं। और अगर आप हम 1-2 बार इसको रीडिंग कर लें और हल्के फुल्के जो फैक्ट हैं इसमें, उन फैक्टों को लेकर के हम बहुत संक्षिप्त तरीके से, हमको ये नहीं करना है किताब से दूसरी किताब बनाना है, हमको एक किताब से दूसरी किताब नहीं बनाना है, बल्कि हम कुछ पन्ने ले लें और जो मेन चीज़ें जो फैक्ट हैं आपके, वो फैक्ट हम जो है वो सांकेतिक से बहुत छोटे शब्दों में हम उसको जो है वो लिख डालें, तो काफ़ी आसानी होगी। और इससे प्रश्नों की संख्या आपकी जो है वो कितने आ रहे हैं, कुल 5 प्रश्न आ रहे हैं इससे। तो आगे चलते हैं हम, तो आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम। तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा अधिनियम नहीं है, छोटा अधिनियम है, और इसमें भी आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसमें। उन टॉपिक से अगर आप पढ़ेंगे तो आप निसंदेह रूप से कर सकते हैं। तो बैरेक्ट से आपका काम चल जाएगा, आपको उसकी बुक वगैरह लेने की या कोई मोटी किताब लेने की बहुत ज़रूरत नहीं है, मात्र बैरेक्ट ले लें। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि जो है वो बराबर संशोधित होना चाहिए, उसमें जो भी अमेंडमेंट हुए हैं वो उसमें शामिल होने चाहिए। अब हम चलते हैं, ये स्थान नियंत्रण हो गया आपका, है ना, बैरेक्ट कर लें। उसमें क्वेश्चन कितने आ रहे हैं आपके, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये तो हमारी हो गई आपकी लॉ की बात, जो लॉ में है, तो लॉ में आपके 10 एक्ट हैं और इससे क्वेश्चनों की संख्या 110 है। तो एक चीज़ ये भी देखने में आया है कि बहुत सारे लोग प्री नहीं निकाल पाते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि वो लॉ पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चन है आपके जो विविध पार्ट है आपका, इसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं आपकी, समान ज्ञान है आपका, कंप्यूटर है और इंग्लिश या अंग्रेजी है। तो इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो ये देखने में आया है कि कई बार तो मेरिट जो है वो 129 नंबर तक जनरल की मेरिट गई है। तो हमको इस तरफ भी ध्यान देना होगा, जितना महत्व हम इस तरफ दें उतना महत्व हमको जो है वो इसको भी देना होगा, तभी हम इसमें जो है वो श्योर हो सकते हैं कि हमारी प्री निकल रही है। और जनरली देखा गया है कि प्री दे करके ही हमको लगभग एहसास हो जाता है कि हमारी प्री निकल रही है। तो फिर मेंस की तारीख का इंतजार ना करें या प्री के रिजल्ट का इंतजार ना करें कि प्री का रिजल्ट कब निकल रहा है, हम पास हो रहे हैं तभी हम तैयारी करेंगे, ऐसी ये सोच जो है आपके लिए बहुत घातक हो सकती है। तो आपको करना क्या है
कि जैसे ही प्री है, अगर आपके करीब 120 क्वेश्चन के आसपास जनरल में आते हैं या इससे कम देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं, या हमारा मोबाइल नंबर लेकर के आप हमसे निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। या मैं यहाँ पे रीवा में अवेलेबल हूँ, मास्टरमाइंड कोचिंग, रमा गोविंद पैलेस, टॉप फ्लोर। तो यहाँ पर पर्सनल रूप से आकर के हम आपसे संपर्क कर सकते हैं, हम बिल्कुल निःशुल्क आपको गाइडेंस दे सकते हैं। यद्यपि हमारी इसमें क्लासें भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना के कारण से अभी मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन मेरे पास काफ़ी बच्चे आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर इसकी क्लास स्टार्ट किया जाए। तो हो सकता है कि मैं जल्दी ही जो है इसकी क्लास भी स्टार्ट करूँ। क्रैश कोर्स, वो हमारा क्रैश कोर्स होगा और एग्ज़ाम के पहले तक मैं आपको न केवल ये पढ़ाऊँगा बल्कि इन पे भी जो है वो पर्याप्त रूप से आपको गाइड करूँगा। तो अब चलते हैं हम सामान्य ज्ञान की बात। तो इससे क्वेश्चन आपके जो है 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बड़ा भाग है, कह सकते हैं कि आपका 1/3 आपके क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 3 चीज़ों से आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान। तो इससे छात्र लोग बहुत लाके छात्र लोग खास लोग से सामान्य ज्ञान से बहुत डरते हैं, तो इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी है, इसमें 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए इसमें कि हम 12 से 15 क्वेश्चन हम जो है सही ढंग से कर लें, क्योंकि लाभ में तो काफ़ी गुंजाइश होती है कि हम क्वेश्चन बहुत कम गलत हो सकते हैं। अगर हमने पढ़ाई ठीक की है तो लाभ में मेरिट उठती है, लेकिन इसमें मेरिट थोड़ा सा डाउन होती है। लेकिन हम 20 में से अगर हम 15 या 12 क्वेश्चन, 12 से 15 के बीच में हम क्वेश्चन हमको करना जरूरी है, तभी हम सफल हो सकते हैं। और इसके लिए किताब देखें तो मार्केट में किताब बहुत अवेलेबल है। लूसेंट सामान्य ज्ञान बहुत छोटी किताब है, 120-25 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसमें आपके जीके के सभी पार्ट दिए गए हैं, जो फिर ज्योग्राफी है, आपका हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, आपका जनरल साइंस है, स्पोर्ट है, और जो विविध है वो सब इसमें अवेलेबल है। तो उसको आप 1-2 बार रीडिंग कर लें। और इसमें ये देखा गया है कि करीब 20 क्वेश्चनों में जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके जो है वो मध्य प्रदेश जीके से संबंधित होते हैं। तो मध्य प्रदेश जीके के क्वेश्चन आपको के लिए जो एक बेस्ट पुस्तक है जिसकी मैं आपको राय देता हूँ वो है आपकी मुकेश माहेश्वरी सर की MPG के SCI करीब 300 के पास अवेलेबल है पुस्तक ये। तो आप इस पुस्तक को जो है ले लें तो आपसे जो है काफ़ी अच्छा आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको देखना है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामों में क्या हो रहा है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। तो हम करीब 1 वर्ष पुराना जो है वो करंट अफेयर्स, तो हम मान लें कि 2020 में जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या विविध क्षेत्रों में जो भी घटनाएं हुई हैं और या नई नियुक्तियां हुई हैं या कुछ स्थान फेमस रहे हैं आपके या कुछ प्रसिद्ध लोगों की मृत्यु हुई है, तो उनके संबंध में हमको जानकारी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान की। तो कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, लेकिन अगर हम ना पढ़े हुए हों तो हमको वह कठिन लगते हैं। तो आजकल तो देख रहा है कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर में काम करते हैं, तो क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं। लेकिन उन छात्रों के लिए जो उन्होंने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है या कंप्यूटर नहीं चलाया है, तो वो भी इसमें आपका क्या करना चाहिए उनको। तो कंप्यूटर की बहुत सारी मार्केट में बेसिक बुकें पड़ी हुई हैं, अवेलेबल हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और एक हम और देंगे कि किसी भी आपके आसपास जो कोई भी कंप्यूटर का जो कोर्स चलाते हैं, DC चलाते हैं, PGDCA चलाते हैं, तो उनके पास जाकर के 4-6 दिन कम से कम उस कंप्यूटर को मेन सिस्टम उसका जो है वो आपका उसको जो है समझ लें, तो कंप्यूटर क्वेश्चन करने में आपको बड़ी आसानी होगी। अब बात रही आपकी अंग्रेजी की, तो अगर बहुत सारे छात्रों की क्या होता है कि इंग्लिश कमज़ोर होती है, तो लेकिन वो ना घबराएं और हल्का फुल्का से इसमें क्वेश्चन रहते हैं कुछ। तो बेसिक ग्रामर की जो है वो किताब कहीं मार्केट से आप अवेलेबल है तो उसको ले लें। और इसमें एक काम कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ने हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं इसमें, 10 क्वेश्चन लगाएं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके जो है वो अगर आपसे ज़्यादा नहीं आता है तब भी आपके सही हो जाते हैं। और अगर थोड़ा सा आप पढ़ लें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है। तो बिल्कुल अंग्रेजी से घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपना मनोबल जो है वो बिल्कुल डाउन ना करें। अंग्रेजी में अगर हम तुक्के भी मान लेंगे, एक बार मान के चलें कि बहुत सारे ऐसे छात्र प्री में हुए हैं, हमारी कोचिंग से हुए हैं, जिनकी अंग्रेजी काफ़ी कमज़ोर थी, तो अंग्रेजी में वो तुक्के मार के आ गए, जिसको हम तुक्का बोलते हैं, वो तुक्का मार के आ गए, तब भी उनके 3-4 क्वेश्चन जो है अंग्रेजी में सही हो गए। तो हम थोड़ा सा अगर मेहनत कर लें, थोड़ा सा हम पढ़ लें, तो हम अंग्रेजी में भी जो है अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से मध्य प्रदेश सिविल जज प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, मेरा आज का वीडियो इसी बात पर पूरा फोकस था। और आप हमसे मिल सकते हैं, और मेरा ये YouTube चैनल है इसमें, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें यद्यपि मेरे यहाँ बहुत सारे कोर्स चलते हैं, नीट के चलते हैं, नर्सिंग के चलते हैं,
बैंक, रेलवे, एसएससी, एमपीपीएससी, एसआई और साथ साथ में आपका सिविल जज और एडीपीओ और जो अन्य लाइक एग्जाम हैं वो भी हमारे यहाँ उसकी तैयारी होती है। तो उस वीडियो में हमारे बहुत सारे वीडियो डालते हैं जो अन्य क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे वीडियो आपके जो है वो लॉ से संबंधित होते हैं। तो उन वीडियो को आप जो है वो देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो अगले वीडियो में मैं ये बताऊँगा कि मध्य प्रदेश सिविल जज की मुख्य परीक्षा की तैयारी जो है वो किस तरह से करें, कितने पेपर होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन होते हैं और किस तरह से हमको जो है उसमें लिखना चाहिए। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जब भी मैं अपलोड करूं, क्योंकि अभी मेरा कभी मन बन सकता है कि सिविल जज की मेंस की के बारे में की तैयारी कैसे करें। तो अभी तो फिलहाल आपको जो है प्री की तैयारी करना है, तो प्री तरफ फोकस करें, क्योंकि प्री की तैयारी जो है आपकी हमको फैलना होता है। और मेंस की तैयारी में हम क्या करते हैं, सिलेक्टेड अध्ययन करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि पूरे अधिनियमों में से हम कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो जहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम निकाल करके उनको काफ़ी अच्छी ढंग से हम तैयार करते हैं। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अगले वीडियो तक मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत।